नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी और वर्किंग एंड रेगुलेशन ऑफ एमएनसी इन इंडिया के पार्ट 2 के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये थोड़ा लंबा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में बनाया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो काइंडली उसे देख लीजिए, वरना आपको समझने में तकलीफ़ होगी। देखिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अगर आप किसी दूसरे देश में निवेश करना चाहते हैं तो उसके क्या रास्ते हैं। देखिए, दो ही रास्ते होते हैं, एक कहलाता है एफडीआई और दूसरा कहलाता है एफआईआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। भारत में 2013-14 में गवर्नमेंट ने एफआईआईज में कुछ और चीज़ों को, जैसे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी ऐड करके इसे अब एफपीआई नाम दे दिया है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जान लेते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। देखिए, एफडीआई जब होता है तो एक कंपनी जो दूसरे देश में स्थित होती है वो दूसरी एक पर्टिकुलर कंपनी में निवेश कर देती है, ये कहलाता है एफडीआई। एफआईआई में क्या होता है कि सिर्फ हम उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे देश में जो कंपनी है उसकी एक ही कंपनी के शेयर खरीदें, हम कई सारी कंपनीज के शेयर खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको डिज्नी डिज्नी चैनल आप लोग देखते होंगे, डिज्नी की कंपनी बहुत पसंद है आप लोग को और आप चाहते हैं उसमें निवेश करना। तो आपके पास दो रास्ते हैं कि आप, जैसे भारत में कई फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल का फंड है जो नैस्डैक में इन्वेस्ट करता है, तो आप यहाँ से मोतीलाल ओसवाल के फंड्स ले लीजिए और उससे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वॉल्ट डिज्नी में। ये एफ आई आई रूट हो गया, जिसे एफ पी आई भी कहते हैं, एफ पी आई रूट से हो गया। या फिर आप क्या करते हैं, आप सीधे वॉल्ट डिज्नी में बात कीजिए और वहाँ जाके डायरेक्ट निवेश करेंगे सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी में। इसमें कोई मिडिल मैन, जो था अभी मोतीलाल ओसवाल का मैंने उदाहरण दिया, ऐसा कोई मिडिल मैन नहीं आता है। इसके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं कि एफडीआई में निवेश करना थोड़ा मुश्किल होता है, एफआईआई तो हम और आप जैसे लोग भी कर सकते हैं। एफडीआई लंबे समय के लिए होता है, एफआईआई कम समय के लिए ही भी होता है और लंबे समय के लिए भी होता है। एफडीआई में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है, रिसोर्सेज भी ट्रांसफ़र होती है, और एफआईआई में सिर्फ पैसे ही दिए जाते हैं। तो ये दो प्रमुख रूप है। हम जो एमएनसीज की बात करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे, वो प्राइमरली एफडीआई के रूप में ही आता है हमारे देश में। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें रेगुलेट कैसे होती हैं। देखिए, इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक कानून है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये बहुत जगह, बहुत आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स में की तैयारी करेंगे तो बहुत जगह पूछता है। मैं इसके बारे में ब्रीफ आप लोग को नॉलेज दे देता हूँ। देखिए, फेमा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है कि ये इसलिए बना है ताकि भारत में फॉरेन एक्सचेंज की कभी कमी ना हो। इस एक्ट का उद्देश्य ये है कि जो हमारा विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें बढ़ावा मिले, हमें जो भुगतान संतुलन है उसमें भी दिक्कत ना हो और हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रहे कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकें। ठीक है। इसके पहले, फेमा के पहले, इसका जो प्रेडिसेसर था, इसके पहले जो कानून चलता था उसका नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। फेमा आया इसलिए अब इसमें थोड़ी खूबियां हैं। फेरास का ये इम्प्रूवमेंट है। फेमा डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी गाइडलाइंस हैं उन सबको कॉम्प्लाई करता है, उन सबको पूरा करता है। ठीक है। और ये एक रास्ता बनाया, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब हम अनाधिकृत रूप से हमारे देश का पैसा किसी और देश में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, पर आप इतना समझिए, जो गलत तरीके से काला धन हमारे देश से दूसरे देश में आता है उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 बनाया गया था। ठीक है। फेमा और फेरा में एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि फेमा में हर चीज़ प्रतिबंधित है जब तक कि आपको स्पेसिफिकली परमिशन ना मिले, जबकि फेरा में हर चीज़ की आपको अनुमति थी जब तक कि आपको स्ट्रिक्टली रोका ना गया हो। ठीक है। तो फेमा असल में ज़्यादा अच्छा कानून है, बेहतर कानून है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि करंट अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो करंट अकाउंट होता है, जिसे चालू खाता कहते हैं, उसमें तो वैसे पूरा इंडिया में 100% अलाउड है, पर सरकार के पास ये पावर है कि उसको भी रोक सकती है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, यानी जो पूंजीगत खाते होते हैं वो उस खाते में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल ट्रांसफ़र पे उसके पास अथॉरिटी मिली हुई है कि वो चाहे तो पूंजी का जो प्रवाह है उसे रोक सकता है। इसके अलावा जो अदर रेगुलेशंस हैं उसमें ये है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत में काम करती है भारत में, तो और उसके 50% शेयर अगर किसी भारत की कंपनी के हैं या भारतीय व्यक्ति के हैं, तो उसे कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविज़न को सेटिस्फाई करना होगा, सबको कॉम्प्लाई करना ही होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर हैं, कोई विदेशी कंपनी उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर हैं और इंडिया में काम कर रही है, तो वो कंपनीज एक्ट 2013 से एग्जेम्प्ट हो जाती है। इसके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है उनमें से सबसे पहला है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं उनको ये 4 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरीली 30 दिन के अंदर देना होता है, जिसमें पहला है एड्रेस कंपनी का कहाँ पे स्थापित है और उसका प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पर है। दूसरा चीज़ ये होता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कंपनी किस लिए बनी है और क्या क्या काम करेगी। तीसरा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं उनका नाम और पता, और एक ऑथराइज्ड पर्सन का नाम और एड्रेस चाहिए होता है जिससे सरकार चाहे तो डील कर सके। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज में 30 दिन के अंदर जमा करने होते हैं। अगली चीज़ है बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी कि आपके जो बही खाते हैं इस पर्टिकुलर ऑफिस के और जो आपका मेन आपका प्रिंसिपल ऑफिस है वहाँ के आपको बुक ऑफ अकाउंट सब जमा करने होते हैं। और इसके अलावा एक और ये क्लॉज है कि सारे नाम सारे ऑफिसेस के सामने कंपनी का नाम, उसका ओरिजिन कहाँ से है, ये सारी चीज़ होना चाहिए। अब देखिए अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है भारत में, वो पैसे कहाँ से जुटा सकती है, तो देखिए इसमें अगर कोई कंपनी का सब्सिडरी इंडिया में नहीं है तो वो कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकती है। अब जैसे कोलगेट पामोलिव है, वो भारत में इनकॉर्पोरेटेड कर ली अपनी सब्सिडरी, तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में आप कोलगेट पामोलिव का आप शेयर देख सकते हैं, वो यहाँ से पैसे जुटा सकती है। पर अगर नहीं है, जैसे एप्पल हो गया, वो भारत से पैसे नहीं जुटा सकती है। ठीक है, ये प्राइवेट इन्वेस्टर से जुटा सकती है या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर कोई सिक्योरिटी चाहे, अगर कोई कंपनी चाहे तो सिक्योरिटी इशू कर सकती है जिसका नाम है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ये चीज़ अपनी वैल्यू डिराइव करेगा, ये अंडरलाइंग एसेट होगा अपनी फॉरेन कंपनी में, फॉरेन देश में जो शेयर है उसका ये अंडरलाइंग हो, यानी इसकी वैल्यू इसके उस शेयर प्राइस से निर्भर करेगी जो विदेशों में ट्रेड हो रहा है। अब देखिए फाइनली एक अच्छी खबर है कि भारत ने अपनी पोजीशन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लिया है। हम 130वें पायदान से हम 63 पायदान पे पहुंच गए हैं, जो भारत के लिए एक बहुत ही वेलकम मूव है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, इसमें देखा जाता है कि एक देश में व्यापार करना कितना सुगम है, कितना आसान है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट है कि हम देखिए आप 2014 में 142 नंबर पे थे हम, और अब हम 63 रैंक में पहुंच गए, तो हमने इसमें बहुत अच्छा सुधार किया है। तो ये इस बात की संभावनाएं हैं कि भारत में आने वाले समय में और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, और भी एमएनसीज आएंगी, जॉब्स भी बढ़ेंगे। हालांकि जो बुरा पहलू है उस पर भी नज़र रखनी चाहिए कि हमारे जो लोकल उद्योग धंधे वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, ये मेरा मानना है। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।